Hello students, let's start our discussion on unit and measurements. We have 20 to 25 questions and this will help you to understand this entire topic and the problem solving skills. बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको कमेंट्री फॉलो करनी है, इससे आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा. हम पहला क्वेश्चन देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस. यहाँ 4 ऑप्शंस हैं और चारों में अपने 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि किसके डायमेंशंस अलग हैं. तो ऑब्वियसली हम लोग को हर क्वांटिटीज़ लाइक प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, इन सब के डायमेंशंस पता होने चाहिए. ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मैंने यहाँ पर आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस दे दिए हैं लाइक प्रेशर, यंग्स मॉडुलस एंड स्ट्रेस ऑल हैव सेम डायमेंशंस. ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीनों के डायमेंशन सेम होते हैं जो कि पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो W/Q. हीट, वर्क डन एंड एनर्जी, ये ऑल एनर्जी के यूनिट्स हैं. तो और डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, इसका डायमेंशन. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों के डायमेंशन कभी सेम नहीं हो सकते. तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज गोइंग टू बी डी ओनली. तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. Again, this is a question. The viscous force F on a sphere of radius a moving in a medium with velocity v is given by F is equals to 6 pi eta ab. The dimensions of eta are. तो हम लोग को पता है स्टोक्स थ्योरम, विस्कस फोर्स जो हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड में एक स्फेरिकल बॉडी पर लगता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 6 pi eta rv. यू सी दिस इज द फार्मूला 6 pi eta rv. सब लोग ने ये याद भी किया होगा. सो इसी फार्मूला को इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इसने गिवन है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे और हम लोग को फाइंड आउट करना है ईटा, उसका डायमेंशन. तो ईटा को एक साइड, जिसका भी डायमेंशन हमको निकालना होता है उसको एक साइड रखते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को दूसरे साइड रखते हैं. तो यहाँ पर ईटा को हम एक साइड में रखेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज़ लाइक F डिवाइड बाई 6 pi RV ये हमारा दूसरे साइड होगा. सबके उनके डायमेंशन से रिप्लेस कर देंगे. 6 pi एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, आपको पता है 6 pi इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे. R इज द रेडियस एंड V इज द वेलोसिटी, सो L एंड LT-1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ईटा का डायमेंशन आ जाएगा. और ईटा का डायमेंशन ऐसे भी हम लोग को याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाने वाला. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है. द फिजिकल क्वांटिटी हैव द डायमेंशंस ऑफ m-1 l-3 t/q² तो हमको ऑलरेडी एक डायमेंशनल फार्मूला दिया गया है और 4 डिफरेंट क्वांटिटीज़ दी गई हैं. अब यहाँ पर तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये चारों क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला इन जनरल हम लोग को याद नहीं होते, तो डायरेक्टली हम लोग इसको मार्क नहीं कर सकते. लेकिन डायमेंशनल फार्मूला का सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर उसके रिलेटेड कोई भी फार्मूला हम लोग को याद हो तो हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं. जैसे रजिस्टेंस हम लोग को पता है ओम्स लॉ, R इज इक्वल्स टू V/I, ये फार्मूला हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े हैं और इसको यूज करेंगे. और यहाँ से R इज इक्वल्स टू V/I, V इज द पोटेंशियल. जैसे मैंने बताया था पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन होता है AT, करंट इनटू टाइम. तो उसके हेल्प से हमारा ये डायमेंशन जो है वो पोटेंशियल का V का निकल जाएगा और करंट का तो ऑलरेडी एम्पियर होता है. सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रजिस्टेंस. तो हम देखेंगे तो ये फर्स्ट वन इज नॉट मैचिंग विद द गिवन क्वेश्चन. तो हम लोग सेकेंड वन पर जाएंगे. रजिस्टिविटी. रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो हमारा आता है रो L/A. ये फार्मूला है हमारा रजिस्टेंस. यहाँ से रो को निकाल लेंगे. RA/L, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, L इज द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल रॉड और वायर. और यहाँ से रो का डायमेंशन हम देखेंगे तो रजिस्टेंस अभी हमने पहले निकाला था, इसी को यहाँ पर पुट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द डायमेंशंस ऑफ रजिस्टिविटी. You see again this is not matching with whatever data that is given. Third one इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये एक कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है. यू कैन सी जैसे ही रजिस्टिविटी निकालोगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जस्ट उसका अपोजिट होता है. यू सी सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ और यहाँ से रो का जो डायमेंशन हमने निकाला है उसको पुट करेंगे, मतलब सारे जो डायमेंशन है वो रिवर्स हो जाएंगे. जहाँ पर 1 है वहाँ -1 हो जाएगा, जहाँ पर +3 वहाँ -3 हो जाएगा. एंड दिस इज नाउ मैचिंग विद द गिवन क्वेश्चन. ये हमारा जो क्वेश्चन है उसके साथ ये मैच कर जा रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है द आंसर वुड गोइंग टू बी 3C.
एंड डी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम लोग को फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। अगेन वोल्टेज पर यूनिट चार्ज, ये हमारा अभी पोटेंशियल का भी डायमेंशन जो होता है वही होता है। तो ये फार्मूला अपने को याद है, तो हम लोग इसको यहाँ से EMF निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू ml²t−3a−1। तो बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला हम लोग को याद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी है कि हम लोग उसके रिलेटेड कोई भी एक फार्मूला निकाल पता है तो उससे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली सी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ हो जाती है कि हमको 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया जाए और उसके बाद किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को ही उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे देखोगे ये क्वेश्चन, इफ़ द एनर्जी कैपिटल E, वेलोसिटी V एंड फोर्स कैपिटल F बी टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। मास का डायमेंशन इनके टर्म्स में क्या होगा। तो वी कैन ईजिली सी कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि या तो हम ऑप्शन से चले जाए, जैसे नीचे मैंने देखा है ट्रिक। तो पहले एक फॉर्मल तरीका हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इसका ट्रिक जो है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मल तरीका तो यही कहता है कि आप जो गिवन क्वांटिटीज़ है उसको गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ के पावर के टर्म्स में लिख लें। दिस इज हाउ वी डिफाइन अ फंडामेंटल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। चूँकि एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स, इन तीनों को अगर हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह यूज़ किया है तो m को इनके पावर्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से E, V एंड F, इन तीनों को हमने E एनर्जी ml²t−2 UC, वेलोसिटी L_t−1 एंड F फोर्स mL_t−2, तो इन तीनों के डायमेंशन से रिप्लेस कर दिया और दोनों तरफ के डायमेंशंस को इक्वेट करके हमने यहाँ 3 इक्वेशंस बना लिए। ये 3 इक्वेशंस हैं और इनको अगर सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यूज। नाउ इफ़ यू सिंपली पुट दिस वैल्यूज, तो हमारा जो फॉर्मूला आंसर है वो डेफिनेटली सी आ जाएगा। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो इस तरीके से ज़्यादा बेटर है, अगर आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट नहीं है, डायरेक्टली गो विद द ऑप्शंस। आप F एंड V, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है F V-2, तो डायरेक्टली आप फर्स्ट ऑप्शन को इस तरीके से चेक कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली चेक द फर्स्ट ऑप्शन F V-2। अगर इस तरीके से दिया गया है तो वह आप क्या करो, F को उसके डायमेंशन से रिप्लेस कर दो, विच इज mL_t−2, और VL_t−1 पावर 2 है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा mL_t−2 एंड दिस इज L²t−2। कैन इजीली सी यहाँ पर पावर mL3t−4, तो कभी भी ये m के बराबर नहीं होगा। और इतना सॉल्व करने के दौरान ही हमने ये देखा कि हमको समहाउ F या फिर अगर E, क्योंकि इन तीनों क्वांटिटीज़ में जो मास है वो सिर्फ F और E में है। वेलोसिटी इज़ नेवर गोइंग टू गिव यू मास, m कभी उससे नहीं आएगा। तो E और F उसमें हमारे m का पावर 1 होता है। तो समहाउ जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं L एंड T, बाकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको हमको रिमूव करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा E और F, उनका पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए। V अकॉर्डिंगली विल टेक द वैल्यू, उसका जो डायमेंशन है वो इस तरीके से लेगा ताकि वो कैंसिल आउट करके m दे दे। तो हम लोग ऑप्शन से डायरेक्टली भी इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर L_t−2 अगर फोर्स के साथ हम देखें तो यहाँ पर L_t−2 है, तो ये V² से कभी भी ये काउंटर बैलेंस नहीं करेगा, मतलब रिप्लेस नहीं होगा। वही अगर एनर्जी E लेते हैं तो उसमें L²t−2 का टर्म होता है, और अगर हम लोग L²t−2 से डिवाइड कर दें तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधे सीधे हमारा m आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रिक है। जो बच्चे थोड़े फास्ट हैं वो इस तरीके से जा सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मल तरीका हमारा है उसको सॉल्व करने का, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी के पैरेलल में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे, यू कैन सी द सिमिलर क्वेश्चन, फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास। अगेन मास को हम लोग को फोर्स, लेंथ एंड टाइम में लेना है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन ही बताया था कि यहाँ पर देखोगे लेंथ और टाइम, इसमें मास का टर्म तो हो ही नहीं सकता। मास का टर्म हमारा सिर्फ F में है, और F के लिए यू सी एक तो तरीका है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया था
कि f का पावर x, l का पावर y, t का पावर z इस तरीके से ले सकते हैं, दोनों तरफ के डायमेंशंस इक्वेट करके उसके रिलेटेड इक्वेशंस बना सकते हैं। ये हमारी इक्वेशंस है और इसको हम सॉल्व करेंगे और x, y, z के वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अगर हम सीधे सीधे इसको देखें, फोर्स का डायमेंशन हमको पता है एल एंड टी खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ देखें f इसका डायमेंशन होता है m(L)T-2 और हमको मास का डायमेंशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ F(L)T, तो समहाउ हमको L और T इनको हटाना है। तो इनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, F को अगर हम L-1 और T-2 T² इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो L-1 इस L को नलीफाई कर देगा और T2 T-2 को नलीफाई कर देगा और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। वी कैन डायरेक्टली सी कि हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन डिपेंड करता है, अगर ऑप्शंस से जा सकते हैं तो ऑप्शन से जाइए, अदरवाइज जो फॉर्मल तरीका है उससे सॉल्व कीजिए। आई होप ये वहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये देखिए, इस तरह के जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें फंबल करते हैं। उनको लगता है कि हमको इक्वेशन सॉल्व करना है एंड वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द आंसर, बट ऐसी बात खास करके यूनिट एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाई y इक्वल्स टू a sin ओमेगा x by v minus k, where omega is the angular velocity or angular frequency, we can also say v is the linear velocity and we have to find the dimensions of k। तो सबसे पहले तो हमको एक बात समझनी है कि कोई भी फंक्शंस, यहाँ पर हमको नोट में मिल रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ एनी फंक्शन मस्ट बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, व्हाट इज आर्गुमेंट? कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, उसका जो आर्गुमेंट होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा, इस पूरे टर्म को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। साइन के बाद जो भी हमारा पड़ा हुआ है वो सब एक आर्गुमेंट उस फंक्शन का बोला जाएगा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका आर्गुमेंट है ओमेगा होल ब्रैकेट x by v माइनस के, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्लियरली इस बात को मैंने लिखा है कि ओमेगा x by v माइनस के मस्ट बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट मीन्स द डायमेंशंस इज m0 t0। अब यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसका फॉर्मूला होता है 2π/t, वेयर t इज द टाइम पीरियड, और 2πf वेयर f इज द फ्रीक्वेंसी, कोई भी ले सकते हो, x by v माइनस के एज इट इज हमने लिख दिया है। नाउ अब हम देखेंगे ये t अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ ये t ही बचेगा क्योंकि m0 L0 t, और ये दो क्वांटिटी को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यू सी यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग ये जब बात जानते हैं डायमेंशन एनालिसिस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि अगर दो क्वांटिटी को हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। यहाँ पर x by v माइनस के, अगर ये एक फिजिकल और डायमेंशनल वैलिड रिलेशन है तो x by v का डायमेंशन और k का डायमेंशन सेम होगा, इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि k का डायमेंशन t के बराबर होगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी t। तो यू कैन इजीली सी कि इसमें कहीं पर भी हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके डायमेंशंस डेफिनेटली हमको आने चाहिए और उससे हमारा काम इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट यू सी द सिमिलर क्वेश्चन, अगेन एक हमारा साइन फंक्शन है और ये एक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन है। आप लोग ने ऑलरेडी वेव मोशन पढ़ा होगा, द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, उसमें ये क्वेश्चन और इस इक्वेशन को हम लोग पढ़ते हैं। a sin 2π/λ ct minus x, y और x are measured in meters, which of the following statements is true? The unit of lambda is same as that of x and a। तो सबसे पहले है कि लैम्डा का जो यूनिट है वो x और a के बराबर है, तो ये तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? तो यू कैन सी लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होता है जिसका डायमेंशन लेंथ का होगा, y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन होता है जिसका भी अगेन लेंथी डायमेंशन है, और x इज द पोजीशन एट एन इंस्टेंट, वो भी इसका भी डायमेंशन लेंथ ही होता है। तो इन तीनों के लिए ये हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी के लिए देखें, द यूनिट ऑफ लैम्डा इज सेम एज दैट ऑफ x बट नॉट ऑफ a। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने पहला को करेक्ट बोल दिया है, सेकंड ऑब्वियसली ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड, द यूनिट ऑफ c इज सेम एज दैट ऑफ 2π/λ। नाउ व्हाट इज c? c जनरली हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये एक तरीके से वेव स्पीड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है और वेव स्पीड का डायमेंशन L t-1
और 2π/λ ये इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। अगर आप लोग जानते हो 2π/λ इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर, और इसका डायमेंशन क्या होगा 1/लेंथ। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड ct माइनस एक्स इज सेम एज दैट ऑफ 2π/λ। अब ct माइनस एक्स क्या ये डायमेंशन 2π/λ के डायमेंशन के बराबर है? तो ct ये वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डिस्टेंस, x इटसेल्फ इज अ डिस्टेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टर्म है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो टर्म है ये हमारा डिस्टेंस का डायमेंशन है, और ये 2π/λ ये 1/डिस्टेंस 1/लेंथ का डायमेंशन है। ऑब्वियस सी बात है ये भी दोनों डायमेंशन सेम नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सो ए इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन। और इसके अलावा मैंने यहाँ जो सॉल्व किया है वो भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। y इक्वल्स टू a sin 2π/λ ct माइनस एक्स। तो क्लियरली ये जो पूरा का पूरा टर्म है साइन, ये पूरा का पूरा टर्म ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। आर्गुमेंट हमारा डायमेंशनलेस तो होना ही है, लेकिन वो फंक्शन का वैल्यू भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि y का डायमेंशन a के डायमेंशन के बराबर होगा। इसके अलावा 2π/λ ct माइनस एक्स, इसका भी डायमेंशन एक्चुअली ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो 0 होगा। तो उसको हमने इक्वेट करके x और ct इन सब के डायमेंशंस निकाल लिए। लेकिन अगर हम इतना नहीं भी करें और नॉर्मल हम लोग को अगर इक्वेशंस के बारे में कुछ बातें पता हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये दो साइन वाले क्वेश्चन से आपको फंक्शंस को कैसे डील करना है वो समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा कुछ और हम लोग फंक्शंस लेंगे। जैसे देखो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन। इन द रिलेशंस p इज इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z बाई k थीटा, where p is the pressure, z is the distance, k is the Boltzmann constant and theta is temperature. The dimension formula for beta will be, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग केयरफुली एक एक चीज़ को सुनते जाइए, यू विल गेट एवरीथिंग। सबसे पहले तो जो भी हमको रिलेशन दिया गया है p इज इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, तो हमको इन सब के जो भी नोन क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल p दैट इज प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूसी ml-1 t-2। उसके अलावा z इज द डिस्टेंस, तो लेंथ का डायमेंशन होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन है अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मूले से आ जाएगा, हाफ के टी इज द एनर्जी एलोकेटेड फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारा एक फार्मूला है, इससे हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए हमेशा डायमेंशन निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, रिमेंबर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर हमको डायमेंशन निकालना हो तो यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। 2 इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी e ml² t-2, और t ये टेम्परेचर है तो यहाँ पर से ml² t-2 थीटा -1। मैं थीटा यूज कर रहा हूँ टेम्परेचर के लिए, आप के भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए हमने यहाँ का डायमेंशन यू कैन सी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ml² t-2 थीटा -1। तो अगर ये याद हो जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता तो डेफिनेटली आपको निकालने आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी फंक्शन का जो आर्गुमेंट होता है वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता ही है, उसके अलावा पूरा का पूरा फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। यहाँ पर इफ यू सी कि e टू द पावर, यू सी e टू द पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है, दिस इंटायर क्वांटिटी इज गोइंग टू बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी कि जो प्रेशर का डायमेंशन है वो अल्फा बाई बीटा के बराबर होगा, और प्रेशर का डायमेंशन तो हमको पता ही है ml-1 t-2, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। और ये जो पावर है माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा, ये खुद भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि पावर या फिर आर्गुमेंट ऑफ एनी फंक्शन इज गोइंग टू बी डायमेंशनलेस। तो वहाँ से अल्फा जेड बाई के थीटा को हम लोग m0 l0 t0 से इक्वेट करेंगे। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं अल्फा के अलावा उनके डायमेंशंस हमको पता है, इनको पुट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द डायमेंशंस ऑफ अल्फा हियर। और यही अल्फा का डायमेंशन हम यहाँ पर इस पहले वाले रिलेशन में पुट करेंगे। प्रेशर का डायमेंशन हम लोग को पता है ml-1 t-2, अल्फा का डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, और बीटा का डायमेंशन जिसका हमको डायमेंशन निकालना है उसको एक साइड रख के बाकी सारे डायमेंशन को पुट करके ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। एंड दिस इज गोइंग टू मैच विथ m0 l² t0
This is actually not matching with anyone. So the final answer for this question is option A, m0 l square t0. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें e टू द पावर और log इन्वॉल्व हो, उसको इसी तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे। और भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। देखिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है। अल्फा बाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अल्फा एंड बीटा, टी टाइम, एफ फोर्स एंड वी वेलोसिटी। स्टैंडर्ड नोटेशंस है, एक्स हमारा डिस्टेंस है। तो क्लियरली यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। यू कैन सी अल्फा बाई टी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन होगा वो इस पूरे क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर दो क्वांटिटी का सम दिया गया है, तो डेफिनेटली इंडिविजुअली दोनों के भी डायमेंशन सेम होंगे, तो हम लोग डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। और एक बार अगर आपने इसको लिख दिया तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई। अल्फ़ा का डायमेंशन ऊपर निकालना है, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, तो यहाँ से टी स्क्वायर डायमेंशन हो गया और अल्फ़ा का डायमेंशन हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा। सिमिलरली बीटा का डायमेंशन अगर निकालना हो तो हम लोग लास्ट दो रिलेशंस जो यहाँ पर है उसको लेके चलेंगे और वापस से पुट करके बीटा का डायमेंशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने यूज करी हैं। एक कि अगर हमने कोई भी फिजिकल रिलेशन ए इज इक्वल्स टू बी यूज किया है, मैं यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग, जैसे किसी भी फिजिकल रिलेशन में अगर ए इज इक्वल्स टू बी अगर ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये होना चाहिए कि ए का डायमेंशन और बी का डायमेंशन ये मस्ट भी सेम होने चाहिए। या फिर अगर हमने ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी अगर ऐसा लिखा है तो डेफिनेटली ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन ये सेम होने चाहिए, तभी ये एक फिजिकली वैलिड रिलेशन माना जाएगा। तो हमने ये जो सेकंड रिलेशन है और ये फर्स्ट रिलेशन है, इसी को इस क्वेश्चन में यूज किया है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। यू सी, फॉर एन इन मोल्स, जो बच्चे केमिस्ट्री अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो उनको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये वैन डर वाल इक्वेशन जरूर मिला होगा। फॉर एन मोल्स ऑफ अ गैस, वैन डर वाल इक्वेशन इज P माइनस ए अपॉन वी कैपिटल वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू nRT। ये हमारे एक वैन डर वाल गैस इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी वेयर P स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ गैस, V फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस एंड T टेम्परेचर ऑफ गैस। तो इस तरीके से हमारा एक रिलेशन दिया गया है। बहुत बार बच्चे इस क्वेश्चन को पता नहीं क्यों काफ़ी डिफिकल्ट साइड में लेते हैं, जबकि ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, हम लोग को इसको डायमेंशनली सॉल्व करना है। हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को एक सब्ट्रैक्शन दिख रहा है और दूसरा सब्ट्रैक्शन हम लोग को यहाँ दिख रहा है। अगर इन दोनों सब्ट्रैक्शन को सिर्फ ध्यान में रखा जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने भी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि अगर किसी भी दो क्वांटिटीज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग ए माइनस बी एंड इट इज़ गोइंग टू बी सी, जैसे यहाँ पर अगर हमने कभी भी एक रिलेशन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी अगर इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इनके डायमेंशन तो सेम होंगे ही होंगे और सी का भी डायमेंशन इन्हीं के बराबर होगा। बस इतना ही रिजल्ट हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो P माइनस ए बाई वी स्क्वायर अगर ये रिलेशन है तो P माइनस ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन जो है वो P के बराबर होगा। यू कैन सी हमने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करी है, P माइनस ए बाई वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ P एंड दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। अब A जिसका डायमेंशन फार्मूला हमको निकालना है और वी स्क्वायर वॉल्यूम अगर आप इसमें पुट करोगे तो A इज गोइंग टू बी P इंटू वी स्क्वायर। P इज़ द प्रेशर, हमने इसका डायमेंशन पहले भी क्वेश्चन से बहुत बार मेंशन किया है, ml स्क्वायर टी माइनस एम एल माइनस 1 t-2, और V वॉल्यूम LQ उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा L टू द पावर 6 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर A का डायमेंशन आ जाएगा। B का डायमेंशन तो बहुत ही सिंपल है, यू कैन सी V माइनस बी हमको डायरेक्टली गिवन है, यानी कि दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, एंड B शुड बी इक्वल्स टू LQ। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल तरीके से बन जाता है। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगेन यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है,
इसके पहले भी हमने एक एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर भी हम लोग एक एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो ध्यान से, हमको एक रिलेशन दिया गया है इन द फॉर्मूला P इक्वल्स टू NRT डिवाइड बाई V माइनस बी इन टू e to the power a divided by RTV. Find the dimensions of A and B where P stands for pressure, N number of moles, T temperature and V volume are universal gas constant. इतनी सारी बातें हमको दी गई हैं। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो इजी चीज़ें हैं जैसे V माइनस बी, आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ का सब्ट्रैक्शन दिया गया है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज करके B का तो डायमेंशन हम निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू L3। अब हमको सिर्फ और सिर्फ A का डायमेंशन निकालना, वो कैसे मिलेगा? तो वो हमको मिलेगा इसके पावर से। यू सी E का जो पावर है वो उसमें हमारा A का टर्म है, और हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि हमारा जो पावर होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। इस चीज़ को मैंने यहाँ यूज किया है, A डिवाइड बाई RTV इज इक्वल टू डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और डायमेंशंस ऑफ A डिवाइड बाई RTV शुड बी 0, M0 L0 T0। अब जिसका डायमेंशन निकालना है उसको एक साइड, बाकी साइड क्वांटिटी को दूसरे साइड। सो A इज इक्वल टू RTV, R इज द गैस कॉन्स्टेंट, T इज द टेम्परेचर एंड V इज द वॉल्यूम। तो अब गैस कॉन्स्टेंट R, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो आप लोग को पता है R का जो वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल अगर आप देखोगे तो जूल के लिए हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है, ml² T-2, एंड मोल ये तो एक खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, और केल्विन के लिए मैंने यूज कर लिया थीटा। सो यू कैन डायरेक्टली गेट द डायमेंशंस ऑफ R विच इज इक्वल टू ml² T-2 थीटा -1 मोल -1। अगर आपको इसको याद भी कर सकते हो तो डेफिनेटली याद कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम लोग को वैल्यूज़ याद होते हैं, उसको यूज कर लेंगे। यही फार्मूला मैंने इस पॉइंट पर यूज किया है। यू सी यही डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ लिखा है, और उसके साथ T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, उसके लिए थीटा, और V के लिए L3, और इसको आप सॉल्व करोगे, यू आर डायरेक्टली गोइंग टू गेट द डायमेंशंस ऑफ A। तो इस तरह के जो डिफ़िकल्ट साइड के क्वेश्चन होते हैं, जो देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, बट अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे यू कैन ईजिली गेट द आंसर। हमको इसको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना होता, हमको उसमें से इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ निकाल के उसके डायमेंशंस तरीके यूज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन ये एक इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट x एंड a स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √a² माइनस x² इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स x/a डायमेंशनली करेक्ट। हमसे पूछा गया है कि क्या ये एक डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है। और दूसरा क्वेश्चन है इन द इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √2ax माइनस x² इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स x/a माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमको सेकंड क्वेश्चन में n का वैल्यू निकालना है, और फर्स्ट क्वेश्चन को बताना है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में भी हमको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना, हमको बस इनको डायमेंशनली चेक करना है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। और उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यू कैन रियलाइज जो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है उसमें यही किया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इनको सेम किया है। नाउ व्हाट इज dx, स्मॉल चेंज इन x, और x क्या है, लेंथ है, तो इसलिए स्मॉल चेंज इज ऑल्सो गोइंग टू बी डायमेंशंस ऑफ लेंथ ओनली, इसलिए dx का डायमेंशन हमारा लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा। और √a² माइनस x², a² माइनस x² ये दोनों के डायमेंशन लेंथ के हैं, तो डेफिनेटली a² माइनस x² का भी डायमेंशन लेंथ स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो लेंथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेंथ बाई लेंथ, दैट मीन्स ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स a/x, 1/a साइन इनवर्स a/x। तो सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी फंक्शन शुड बी डायमेंशनलेस। a/x एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट 1/a, अगर x/a डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो 1/a इज नॉट गोइंग टू बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि a का डायमेंशन लेंथ के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी मिल रहा है, और राइट हैंड साइड में हमको 1/a मिल रहा है, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का डायमेंशन सेम नहीं हुए, इसलिए ये एक कंसिस्टेंट रिलेशन नहीं माना जाएगा।
यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट, नो, द आंसर इज गोइंग टू बी नो। अब इसी बेसिस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेम अप्रोच, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीग्रेशन के अंदर है हमने उनका डायमेंशन लिया है। dx आपका लेंथ का डायमेंशन है, √2ax माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली a और x दोनों लेंथ है, तो 2 का वैसा डायमेंशन होता नहीं है। तो √ax माइनस एक्स स्क्वायर का डायमेंशन अगर निकालेंगे तो लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, यानी कि ये हमारा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। यू सी दिस इज गोइंग टू बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1, यू सी x माइनस a बाई 1, ये जो टर्म है डेफिनेटली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होना चाहिए, यानी x और a के डायमेंशन सेम होने चाहिए। x अगर लेंथ है तो a भी हमारा लेंथ होना चाहिए। और इस तरीके से a टू द पावर n को डायमेंशनलेस तभी किया जा सकता है जब n का पावर 0 हो, क्योंकि यू सी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा L/L है विच इज़ ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। a एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अगर हमको डायमेंशनलेस बनाना है तो n का पावर क्या करना पड़ेगा 0, तो यहाँ पर n का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पर x बाई a माइनस 1 मस्ट बी ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यहाँ से हमने a का डायमेंशन और x का डायमेंशन l के बराबर ये प्रूव किया है। ये जस्ट रेफरेंस के लिए है, यू कैन इजीली चेक इट। तो ये भी एक इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को मैंने इसमें भी फंबल करते हुए देखा है। इसमें कुछ भी हमको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको डायमेंशंस के अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक के जितने भी डायमेंशंस के क्वेश्चन हैं वो आप लोग को समझ आ गए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा होता है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन को कमेंट्री के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो पहला क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। इफ द मैक्सिमम एरर in the measurement of mass and length are 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of density will be। डेंसिटी में मैक्सिमम एरर कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रोपगेशन ऑफ एरर, इसमें हमने जानते हैं कि कोई भी क्वांटिटी में अगर हमारा एरर है और उससे रिलेटेड कोई हम दूसरी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली एरर प्रोपगेट करता है। और ये कैसे प्रोपगेट करता है और मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम कैसे निकालते हैं, तो परमिसिबल एरर, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल अलग अलग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमको डिवीजन रूल की जरूरत पड़ेगी कि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप लोग को ध्यान में हो कि अगर हमने कोई क्वांटिटी x एंड दैट इज इक्वल्स टू a बाई b अगर इस तरह से डिफाइन किया है, या फिर a इंटू बी इस तरह से डिफाइन किया है, तो रिलेटिव एरर इन x विच इज डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। ये हमारा होता है फॉर्मूला। और अगर हमको परसेंटेज एरर निकालना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। और ये जो टर्म है दिस इज परसेंटेज एरर इन x, ये जो टर्म है दिस इज परसेंटेज एरर इन a एंड ये जो टर्म है ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर इन बी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन और आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, या डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, वी आर गोइंग टू यूज द सेम फार्मूला। और ये हमारा मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यू कैन सी मास बाई वॉल्यूम, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है। और वही एरर कॉन्सेप्ट को यूज करके डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा बी बाई भी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये रिलेशन आ गया। अब डायरेक्टली डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 विच इज़ परसेंटेज एरर इन मास, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। और परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ये डायरेक्टली हमारा गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमको एक और रिलेशन देखना पड़ेगा। वॉल्यूम हमारा होता है एल क्यूब, डायमेंशन से हम लोग अगर इसको देखें तो एल क्यूब, और इससे ये जो रिलेशन है फिर से वही बात है, इसमें एक और फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए
कि अगर कभी भी कुछ इस तरह का रिलेशन आए y इज इक्वल टू a टू द पावर लेट्स से n, तो डेल्टा y अपॉन y दैट इज रिलेटिव एरर इन y इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। तो क्या होता है, पावर जो है वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर का भी टर्म आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर इन y एंड दिस इज गोइंग टू बी परसेंटेज एरर इन a इंटू n। तो यहाँ पर 3 इज द पावर, 3 मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज गोइंग टू बी द परसेंटेज एरर इन लेंथ विच इज गिवन एज 3%। तो ये मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमारा 9% आ जाएगा, और यही 9% को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और 4% परसेंटेज एरर इन मास ये डायरेक्टली हमारा गिवन है, और दोनों एडअप होकर 13% हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13%। तो दिस इज नॉट आई कैन से अ डिफिकल्ट वन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। यू कैन सी अगेन एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हमारे 4 अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है पी क्यू आर एस, और उन सबके परसेंटेज एरर दिए गए हैं। फिर से हमने वही किया है कि परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू जो भी पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे p का पावर रूट में है यानी पावर हाफ, तो यहाँ पर देखो हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, q उसका भी पावर हाफ है इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई हुआ, r का पावर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और s उसका पावर 3 है यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हुआ, और इंडिविजुअली p q r s के परसेंटेज एरर दिए गए हैं। वी सिंपली पुट दिस वैल्यूज एंड गेट द आंसर दैट इज गोइंग टू बी 4%। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट में बहुत सारे ईयर पी वाई क्यूज उसमें आप देखोगे तो आए हुए हैं। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर हमारा एक सिंपल क्वेश्चन है, बट इसमें हमको डायरेक्टली एरर वैल्यूज नहीं दिए गए, परसेंटेज एरर नहीं दिया गया, इसमें हमको डेटा दिया गया है और उससे हमको परसेंटेज एरर निकालना है। तो हमारे पास एक रिलेशन है, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू बी बाई आई, यू कैन ऑल्सो से दिस इज ओम्स लॉ, वेयर V इज गिवन एज 100 प्लस माइनस 5 एंड I 10 प्लस माइनस 0.2, और परसेंटेज एरर इन R निकालना है। तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट जो है ये हमारा डेल्टा V है और ये हमारा डेल्टा I है। जो भी प्लस माइनस करके हमारा जो टर्म होता है वो हमारा एरर का पार्ट होता है। तो R इज इक्वल टू वी बाई आई, इस रिलेशन से अगर हम मैक्सिमम परमिसिबल एरर वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन करंट, इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम चाहे परसेंटेज एरर निकालने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज गोइंग टू बी परसेंटेज एरर इन आर। अब डेल्टा वी का वैल्यू 5 है जो पुट कर दिया, वी का वैल्यू 100 है वो यहाँ पुट कर दिया इंटू 100, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म बन गया। सिमिलरली सेकेंड टर्म डेल्टा आई इज 0.2, आई इज 10 इंटू 100, ये हमारा सेकेंड टर्म बन गया। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द फाइनल आंसर एज 7%। तो पिछले वाले क्वेश्चन से इसमें क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली परसेंटेज एरर नहीं दिया गया, हम लोग को एरर वैल्यूज दिए गए हैं और हम लोग उसको यूज करते हैं परसेंटेज एरर निकालने के लिए। एक जो बात मैंने अभी तक इस पूरे डिस्कशन में नहीं बताई जो इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम एरर के क्वेश्चन कर रहे हों तो हम लोग ये इंश्योर जरूर करें कि जो हमारे एरर हों, परसेंटेज एरर हों, वो 5% या उससे कम होने चाहिए, तभी ये सारे रिजल्ट वैलिड हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व। जैसे यहाँ पर तुम देख रहे होगे 100 प्लस माइनस 5, ये टोटली 5% का एरर है वोल्टेज में, और 10 प्लस माइनस 0.2 ये हमारा है 2% का एरर इन करंट। तो डेफिनेटली 5% से ये कम है, तो ये इजीली एरर अप्रोच को लिया जा सकता है। लेकिन अगर यही वैल्यू 10 वोल्टेज के लिए 100 प्लस माइनस 10 वोल्ट होता या फिर 10 प्लस माइनस 1 एम्पियर होता, तो फिर हम डायरेक्टली उसमें एरर कॉन्सेप्ट कायदे से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एरर जो हम लोग एरर कॉन्सेप्ट से निकालते हैं और एक्चुअली कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो डेटा को देख के हम लोग को एक बार अप्रोच करना चाहिए। वैसे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन गो बाई द सेम लॉजिक, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन बनाने वाला भी इस बात को इंश्योर करता है कि जो हमारा एरर हो वो 5% से लेस हो। अगेन अनदर क्वेश्चन, you can see
फाइंड द परसेंटेज एरर इन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बाई रो पाई आर स्क्वायर आर अपॉन एल। ये हमारा एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, वेयर आर इज द रेडियस हैविंग वैल्यू 0.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ 60 प्लस माइनस 2 ओम एंड एल इज द लेंथ ऑफ 150 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को भी जब भी हमको परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर निकालना हो तो यूनिट्स को लेके हम ज़्यादा बॉदर नहीं होंगे। जैसे अगर ध्यान दोगे तो लेंथ और रेडियस ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, तो इसमें यूनिट्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रहने दो, मीटर में है तो मीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डेटा को भी अगर देखोगे तो 0.2 प्लस माइनस 0.02 यू सी ये हमारा 10% एरर यहाँ दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर यू सी 150 प्लस माइनस 0.1 डेफिनेटली ये काफ़ी कम है, दिस इज लेस दैन इवन 1%। तो ये डेटा फिर भी बढ़िया है। 60 प्लस माइनस 2 यू कैन सी ये हमारा लगभग 3.3% के आसपास है। तो जो फर्स्ट डेटा है दैट इज़ लाइक नॉट सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन चूंकि अब क्वेश्चन दिया गया है और हमसे ये डिमांड की जा रही है कि हम लोग एरर कॉन्सेप्ट से यूज करें, क्योंकि बाकी जो दो डेटा हैं वो लेस देन 5% है, तो थर्ड डेटा का भी मतलब जो हमारा परसेंटेज एरर है वो 10% होने के बावजूद हम लोग नॉर्मल अप्रोच से ही इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा एरर का कॉन्सेप्ट है डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू पाई, इसमें तो कोई एरर होगा नहीं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, कैपिटल डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। ये हमारा रिलेटिव एरर का रिलेशन है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये नीचे वाला रिजल्ट आ जाएगा, और सीधे सीधे वैल्यूज पुट करेंगे वी आर डायरेक्टली गोइंग टू गेट द आंसर 14%। यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पर भी हमारा डेटा दिया हुआ था और हमने उसे परसेंटेज एरर निकाला विद द सेम लॉजिक दैट इज यूज्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और इस तरह के क्वेश्चन में आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी मच सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ क्वांटिटीज़ के नाम अलग हैं, बाकी अप्रोच बिल्कुल सेम है। अ फिजिकल क्वांटिटी रो और पी जो भी आप देखो, मैंने रो is related to 4 variables alpha, beta, gamma and eta as rho is equals to alpha cube beta square eta divided by rho is equals to alpha cube beta square divided by eta root y. The percentage error in the measurement of alpha, beta, gamma and eta are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. Find the percentage error in rho. रो में हमको परसेंटेज एरर निकालना है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम रिलेटिव एरर निकालते हैं तो पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अल्फ़ा का पावर 3 है तो 3 इंटू अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा अपन अल्फ़ा, बीटा का पावर 2 है तो 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन बीटा, ईटा का पावर 1 है इसलिए इसको एज इट इज़ रहने दिया, और गामा 1/2 रूट का मतलब 1/2 पावर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो टर्म है हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर इन रो, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15%। फाइनल आंसर कितना भी आ सकता है 15, 20, 8, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, उसमें हमारा कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे इंडिविजुअल परसेंटेज एरर 5% या उससे कम होने चाहिए। आई होप एरर के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सी ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ मेटल शीट आर 3.124 मीटर एंड 3.002 मीटर रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ दिस शीट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो हमको एक शीट का लेंथ और विड्थ दिया हुआ और हमको एरिया निकालना है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो भी रूल्स मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग पढ़ते हैं उनको यूज करना होता है। डायरेक्टली अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो जो फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू विड्थ एंड सिंपली मल्टीप्लाई एंड गेट द वैल्यू, जो कि ये मैथमेटिकली करेक्ट आंसर है, बट फाइनल आंसर हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अप्रोच लेनी पड़ती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रूल जो आपको ये कहता है कि अगर कोई भी
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हम क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल a इंटू बी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी c, तो हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स a में कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स b में कितने हैं, और इन दोनों में से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा हमारा फाइनल आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में होना चाहिए। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर 3.124 इसमें हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यू सी इट इज़ गोइंग टू बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली ये जो सेकेंड टर्म है इसमें भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो फॉर्चुनेटली दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम ही है, तो जो फाइनल आंसर है उसमें भी हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते। जिन लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन अगर 3.002 को लेके हो रहा हो कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, और कोई भी ज़ीरो अगर दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच आता है तो डेफिनेटली उसको भी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारे रूल्स में हमने देखा है, और उसके अकॉर्डिंग दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकाला है, अगर उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर तुम देखोगे यू कैन सी, तो इसमें टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7। तो ये हमारा फिजिकली करेक्ट रिजल्ट नहीं माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लोग एंड लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, अगर वो 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा के उसको हटा देंगे, अगर वो 5 से छोटा हो तो उसको सिंपली रिमूव कर देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 9.378248 में सबसे लास्ट डिजिट है 8, और 8 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले नंबर को 5 करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन चूंकि हमको इसको 3 प्लेसेस तक ही राउंड ऑफ करना है तो 5 उसको भी हटाना पड़ेगा। यू सी द फर्स्ट राउंडिंग ऑफ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। फर्स्ट स्टेप अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 9.37825। अब जैसे ही हमारा ये राउंडिंग ऑफ हो गया तो लास्ट डिजिट हो गया हमारा 5। अब 5 को रिमूव करेंगे तो जब 5 का रिमूव करने का रूल थोड़ा अलग होता है। 5 से छोटा हो तो सिंपली रिमूव कर सकते हैं, 5 से बड़ा हो तो उसके पहले वाला डिजिट को 1 से बढ़ा के उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 ही हो गया तब क्या करें, तब उसके पहले वाले डिजिट को देखते हैं, अगर ये एक इवन नंबर है तब तो इसको सिंपली रिमूव करते हैं, और अगर ये ऑड नंबर होता तो इसको 1 से इंक्रीज़ करते। यहाँ पर चूंकि 2 एक इवन नंबर है तो हम लोग 5 को सिंपली रिमूव करेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा होगा वो 9.3782। चूँकि अभी भी हमको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो 1 प्लेस तक और राउंड ऑफ करेंगे। इस 2 को चूँकि डायरेक्टली 5 से छोटा है रिमूव कर देंगे, एंड द फाइनल राउंडिंग ऑफ वैल्यू इज गोइंग टू बी 9.378, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल रिजल्ट। सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स पर कुछ और क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे। यू सी ये देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ ब्लॉक are given as L is equals to 12 centimeter, B is equals to 6 centimeter, and T is equals to 2.45 centimeter. The volume of the block according to the idea of significant figures should be. तो significant figures के concept से हमारा वॉल्यूम क्या होगा, तो अगेन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट। हमने ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले इस तरह के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आता है उसको पहले निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिजल्ट को मैच कर रहा है। अगर नहीं तो फिर हमको राउंडिंग ऑफ और अदर अप्रोचेस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये इसमें डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको एक परफेक्ट नंबर की तरह भी देखा जा सकता है। और परफेक्ट नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में यूज हो रहे हों तो उनके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे L इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो अगर हम एक अप्रोच को देखें इसमें नॉन जीरो डिजिट्स जो भी होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये भी बोला जा सकता है कि L में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, B में 6 एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और T थिकनेस में 2.45 दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो मैं यहाँ पर एक बार इस चीज़ को लिख देता हूँ, L इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखा जाए तो 2, विड्थ ये हमारा है 6 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1,
और थिकनेस इसमें हमारा है 2.45 सेंटीमीटर, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। तो कायदे से हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में होना चाहिए अगर इस अप्रोच को ले तो। एक दूसरा अप्रोच है जो ये भी कहता है कि लेंथ 12 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दे आर परफेक्ट नंबर्स, तो इनके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो हमारे इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और चूंकि डेसिमल इन्वॉल्व है तो इसमें तो हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो इन तीनों में जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है वो है हमारा 2.45, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फाइनल आंसर हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में होना चाहिए। तो जो भी हमने आंसर निकाला है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यू कैन सी अगर हम 176.4 सेंटीमीटर इसको डायरेक्टली लिख दें तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग अगेन राउंडिंग ऑफ करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, विच इज़ यहाँ पर देयर इज वन मिस्टेक, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 1.76 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में। अगर हम इसको इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं जो कि फर्स्ट है, तो उसको हमको फर्दर और राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा 1 डिजिट तक, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा गिवन ऑप्शन है उसमें फर्स्ट जो आंसर है ये नहीं है, तो डेफिनेटली वील गो विद द सेकेंड ऑप्शन। हमारा जो फाइनल आंसर है वो 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में। तो परफेक्ट नंबर को इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहाँ पर अगर हम इसको ऐसे ट्रीट ना करें तो हमारा आंसर लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन में हमको उनके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स वाले कॉन्सेप्ट से 2, 1 एंड 3 यही अप्रोच लेके इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट 25.2 इंटू 1374 डिवाइड बाई 33.3, ऑल डिजिट्स आर इन एक्सप्रेशन आर सिग्निफिकेंट, सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1039.7837। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो हमारा इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट वाले नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो जो हमारा आंसर आया है इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले तो लास्ट डिजिट से अप्रोच करेंगे 1039, डेफिनेटली दिस गोइंग टू बी नियरली 104। कैसे 7 को उठाएंगे, इसके पहले वाले डिजिट को 4 करना पड़ेगा। यू कैन सी हियर 1039.784। 4 को डायरेक्टली रिमूव किया जा सकता है क्योंकि लेस देन 5 वी कैन डायरेक्टली रिमूव। 8 उसको हम लोग अगर रिमूव करेंगे तो उसके पहले टर्म को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1039.8। अब इसको अगर हम लिखें सो 1038 को अगर हटाएंगे तो इसके पहले नंबर को 1 से बढ़ाना पड़ेगा और ये हमारा हो जाएगा 1040। दिस इज गोइंग टू बी 1040। कायदे से 1040 शुड बी आवर फाइनल आंसर, बट अगेन इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक बार चेक कर लिया जाए तो जो लास्ट डिजिट है दैट इज नॉट गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट, ये 0 हमारा सिग्निफिकेंट होने वाला है और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अ क्यूब हैज अ साइड लेंथ ऑफ 2.342 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, हम लोग को वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड लेंथ क्यूब ये यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन के बाद चूँकि हमारा जो डेटा है 2.342 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में होना चाहिए। तो उसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ अगेन लगाएंगे। राउंडिंग ऑफ के 2-3
क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। लास्ट डिजिट अप्रोच करेंगे और उसको राउंड ऑफ करते जाएंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 12.85 मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर हमको सरफेस एरिया निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड लेंथ स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे। ये हमारा मैथमेटिकल रिजल्ट है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। इसके लिए हमको फिर से राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। लास्ट डिजिट से अप्रोच करेंगे, 5 से कम है उसको सिंपली हटाएंगे, 5 से ज़्यादा है उससे पहले वाले एक डिजिट को 1 से बढ़ा के उसको रिमूव करेंगे, और अगर वो 5 है तो उसके पहले वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन है तो उसको 5 को सिंपली रिमूव करेंगे विदाउट एनी चेंज, अगर वो ऑड है तब उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, एंड दिस विल लीड्स टू आवर फाइनल आंसर 32.91 मीटर। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। एरर के ऊपर एक और क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और पिछली आईआईटी के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, द करेंट voltage relation of a diode is given by I is equals to e to the power 1000 V by t minus 1 milliampere, where the applied voltage is V is in volts and temperature T is in degree Kelvin. If a student makes an error measuring plus minus 0.01 volt while measuring the current of 5 milliampere at 300 K, what will be the error in the value of current in milliampere? तो यहाँ पर हम लोग को एक रिलेशनशिप दिया गया है डायोड के क्रॉस करंट का जो भी फ्लो होता है वोल्टेज और टेम्परेचर के ऊपर, उसका क्या रिलेशन है दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, और हमको एरर इन करंट निकालना है। तो जिस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो और हमको उसमें एरर निकालना हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को डिफरेंशिएशन अप्रोच लेना पड़ता है। कैसे? तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। यू सी आई इज गिवन एज ई टू द पावर 100 वी अपॉन टी माइनस 1 मिलियम। इसको आप टी कर लो, दिस इज टी ओनली, ये टाउ जैसा हमने लिख दिया है, दिस इज टी ओनली। अब इसको हम किसी भी एक वेरिएबल के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एन, किसी भी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर देखोगे वोल्टेज इज़ वेरिएबल, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी आई अपॉन डी टी, ये टी जो है यू कैन थिंक लाइक टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में डी आई बाई डी टी, डी आई इज़ द स्मॉल चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट हैंड साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन वट एवर इन द पावर वो तो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन चेन रूल, तो ई टू द पावर 10 टू द पावर 3 वी बाई टी, ये तो एज इट इज़ यहाँ डिफरेंशिएट करके हम यू सी ये जो टर्म है इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो a माइनस बी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस सेकेंड वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाले टर्म में ई टू द पावर है, ई टू द पावर जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम ही रह जाता है, और जो पावर है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और डी बाई डी टी ऑफ 1 दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 0, हम लोग को पता है, तो ये 0 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 10 टू द पावर 3 ये मल्टीप्लिकेशन है b बाई टी, ये हमारा डिफरेंशिएशन में एज इट इज रह जाएगा। अब आप देखोगे राइट हैंड साइड में इसी यहाँ से हम लोग मूव करेंगे दिस, ये यहाँ जाएंगे, और तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 10 टू द पावर 3 वी बाई टी इंटू, अब यहाँ पर डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में डिवीजन रूल हम लोग को पता है, टी इंटू डी वी बाई डी टी माइनस वी डी टी बाई डी टी होल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। और हम देख रहे हैं डी टी हर जगह है, इसको हटाएंगे क्योंकि हमको डी आई से ही मतलब है, डी टी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डी टी हर जगह से हम लोग रिमूव कर देंगे। तो डी आई का रिलेशन क्या आ जाएगा, डी आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 10 टू द पावर 3 वी अपॉन टी इंटू 10 टू द पावर 3 टी डी वी माइनस वी डी टी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डी टी है दैट इज़ गोइंग टू बी 0, क्योंकि टेम्परेचर में कुछ कोई चेंज हो नहीं रहा, दैट्स वाई वी डी टी ये जो इंटायर टर्म है ये हमारा 0 हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमको यहाँ पर समझनी पड़ेगी।
कि वी डी टी इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी 0। तो हमारा ये पूरा का पूरा टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक जो लास्ट बात है जो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बनाता है वो है ये e टू द पावर e इंटू 10⁻³ v/t, इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू हमने यहाँ पर जो 6 पुट किया है, ये कैसे पुट किया है। तो क्वेश्चन में देखोगे उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि इफ़ अ स्टूडेंट्स मेक्स एन एरर मेजरिंग ±0.01 वोल्ट वाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एट 300 के, यानी कि 300 केल्विन पर जो करंट का वैल्यू था वो 5 एम्पियर था। तो इस वैल्यू को हम लोग जो रिलेशन गिवन है उसमें पुट करेंगे 5 इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1000 v/t माइनस 1, और यहाँ पर e टू द पावर 10⁻³ v/t इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6, और यही वैल्यू यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा जो हमने किया है। बाकी 10⁻³ विल गोइंग टू बी एज इट इज़, t इंटू डी वी, टेम्परेचर हमारा है 300 और डी वी इज 0.01 एंड डिवाइड बाई टी स्क्वायर 300 स्क्वायर, यहाँ पर आप पुट कर दोगे एंड इसको सॉल्व करोगे, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। तो इस पूरे क्वेश्चन में 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट थी, एक कि जब भी कोई इक्वेशन या कोई फंक्शन अगर हमको दे दिया जाए और उसमें एरर निकालना हो तो कैसे अप्रोच करेंगे, डिफरेंशिएशन इज़ द ओनली वे, वी आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंशिएशन। दूसरी बात इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली कि हमने यहाँ पर e टू द पावर 10⁻³ v/t, अब हमको चूँकि v गिवन नहीं था तो डायरेक्टली इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन था उसके बेसिस पर हमने उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यही काम इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो बच्चे मिस किए थे इस क्वेश्चन में। ये भी प्रीवियस ईयर IIT का आया हुआ क्वेश्चन है एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये सिर्फ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में भी अपने को अच्छा खासा डेप्थ होना चाहिए, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच कर पाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी हमारा कोई फंक्शन इन्वॉल्व हो और उसमें हमको एरर निकालना हो, वी मस्ट गो बाय डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करने हमको आना चाहिए, चेन रूल पर हमारा कमांड होना चाहिए, और वैल्यूज़ फाइनली पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा एक स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है देखिए एक बार, एक स्क्रू गेज विथ अ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर एंड अ सर्कुलर स्केल विथ 50 डिविजन्स इज यूज्ड to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of screw gauge are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale line and the zero of main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 millimeter and the 25th division coincides with main scale line? देखिए, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक जिसमें हमको लिस्ट काउंट और वैल्यू निकालने का क्वेश्चन होता है, और दूसरा होता है जिसमें ज़ीरो एरर इन्वॉल्व हो। अब ये ज़ीरो एरर क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कभी भी कोई भी वर्नियर कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज, जब इनके जॉस क्लोज होते हैं तो वर्नियर स्केल का या फिर सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो लाइन होता है वो मेन स्केल के लाइन के साथ मैच होना चाहिए। इन screw gauge, the zero exactly going to lie along the reference line और main scale line। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर जॉ क्लोज हैं और हमारा ज़ीरो सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन के सामने नहीं आता, तो इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। और ज़ीरो एरर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होता है निगेटिव ज़ीरो एरर। अब हमको सिचुएशन के अनुसार ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस इंस्ट्रूमेंट में हमारा कौन सा एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर पॉजिटिव साइन का, निगेटिव ज़ीरो एरर निगेटिव साइन का। तो यहाँ पर ज़ीरो इज़ नॉट विजिबल एंड 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। इसका मतलब जब ज़ीरो विजिबल नहीं है तो ये हमारा निगेटिव ज़ीरो एरर है। और कोई भी ज़ीरो एरर हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली गो विद द वेरी बेसिक आइडिया कि जो भी हमारा मैच कर रहा होगा सर्कुलर स्केल का
डिवीजन उससे लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्चुअली निगेटिव ज़ीरो एरर में यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है। इसी निगेटिव ज़ीरो एरर में हमारा जो निकालने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है। हम लोग टोटल डिवीजन द गिवन इंफॉर्मेशन स्क्रू गेज हैज़ निगेटिव ज़ीरो एरर, इसमें निगेटिव ज़ीरो एरर है और वो कितना है, तो हम लोग टोटल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज़ 50 माइनस जो डिवीजन मैच कर रहा होगा 45 इनटू लिस्ट काउंट करेंगे और इसको टोटल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक निगेटिव ज़ीरो एरर है, तो इनटू -1। निगेटिव ज़ीरो एरर में -1 और पॉजिटिव ज़ीरो एरर में +1। +1 मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होता। निगेटिव ज़ीरो एरर में हमको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू निगेटिव में आएगा। सो डेफिनेटली ये 5 इंटू लिस्ट काउंट, 5 इंटू लिस्ट काउंट विथ अ माइनस साइन। अब अगर आप देखोगे तो लिस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का, अगर आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइड बाई 50 एंड दैट शुड बी इन मिलीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पर एक करेक्शन हम लोग को करना पड़ेगा। देयर इज अ करेक्शन इन दिस, दिस शुड बी -5 इंटू 0.01 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा +5। दिस इज अगेन अ करेक्शन ओवर हियर ऑल्सो। And this value will become +0.05 and the final value is going to be 0.80 millimeter. So 0.80 millimeter, this is going to be final answer. मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। जब भी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पहले पहचानना होगा कि वो ज़ीरो एरर कैसा है। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, तो हम लोग को ये रफ वर्क मैं अभी यहाँ के लिए हटाता हूँ। और ये दो कंसेप्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ज़ीरो एरर अगर इंस्ट्रूमेंट में है तो दो तरह के ज़ीरो एरर हो सकते हैं। एक हमारा है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव ज़ीरो एरर निकालने का जो तरीका है दैट इज़ वेरी सिंपल। जो भी डिवीजन मैच कर रहा है उसको डायरेक्टली लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवीजन मैचिंग ऑन सर्कुलर स्केल, दिस मल्टीप्लाइड विथ लिस्ट काउंट। और चूंकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो इसको +1 से मल्टीप्लाई करें या फिर रहने दें, +1 से मल्टीप्लाई करना ना करना एक ही बात है। लेकिन निगेटिव ज़ीरो एरर में थोड़ा हमको केयरफुल रहना होता है। इसमें टोटल डिवीजन से जो भी डिवीजन मैच कर रहा है उसको माइनस करना होता है। दैट मीन्स टोटल डिवीजन सॉरी total division on circular scale, C dot S means circular scale, minus division matching on circular scale into list count into -1। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला।
निगेटिव जीरो एरर में हमेशा टोटल डिवीजन से माइनस करके ही लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एक एडिशनल माइनस साइन डाल देंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ किया है. द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 0.8 मिलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. तो अगेन ये भी हमारा एक स्क्रू गेज का क्वेश्चन है. In a screw gauge, 5 complete rotation of a screw cause it to move a linear distance of 0.25 centimeter. There are 100 circular scale divisions. The thickness of wire measured by the screw gauge gives a reading of 4 main scale divisions and 30 circular scale divisions. Assuming negligible zero error, the thickness of the wire is. तो यहाँ पर चूँकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी जीरो एरर की बात नहीं है तो हम लोग इग्नोर करेंगे. वी सिंपली इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एरर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. वी एज्यूम दैट देयर इज नो जीरो एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट. 5 कंप्लीट रोटेशन से 25 और 0.25 सेंटीमीटर का मूवमेंट होता है. तो हमको पिच क्या है वो हमको समझ आना चाहिए. एक स्क्रू गेज में जो पिच होता है वो 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल कितना लीनियर मूवमेंट कर रहा है उसी को बोलते हैं पिच. पिच इज इक्वल टू लीनियर मूवमेंट ऑफ सर्कुलर स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन. यहाँ पर 5 रोटेशन में 0.25 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो 1 रोटेशन में कितना मूव करेगा विच इज 0.05 सेंटीमीटर. इन जनरल 1 MSD एंड 1 पिच ये दोनों सेम नहीं होते. लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो एक स्क्रू गेज में हम लोग MSD दैट इज मेन स्केल डिवीजन और पिच दोनों को सेम लेते हैं. इस क्वेश्चन में हम लोग ने वही किया है. इफ़ यू सी यहाँ पर हमने पिच निकाला है 0.25 डिवाइड बाई 5 जो कि 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है. चूँकि MSD के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है हमने इसी को 1 MSD यूज़ कर लिया है. लेकिन हमेशा याद रखिए कि MSD जो है वो पिच के बराबर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है. और लिस्ट काउंट वो हमारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. देयर आर 100 सर्कुलर डिवीजन्स. तो उसको हमने 0.05 को 100 से डिवाइड करके इसका लिस्ट काउंट भी कैलकुलेट कर लिया. अब 4 मेन स्केल डिवीजन एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन ये हमारी रीडिंग है. और रीडिंग जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो वैल्यू वो मेन स्केल रीडिंग को MSD से और सर्कुलर स्केल रीडिंग को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं. इफ़ यू पुट द वैल्यू यू डायरेक्टली गेट दिस आंसर. तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसमें जीरो एरर की कोई ज़रूरत नहीं थी. हमको डायरेक्टली जो इन्फॉर्मेशन था उससे पिच, लिस्ट काउंट और फाइनली वैल्यू निकालना था. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा. नेक्स्ट ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है. अगेन क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं लेकिन अगर उसको डिकोड किया जाए तो उसके सॉल्यूशंस काफ़ी छोटे होते हैं. द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज़ 1 मिलीमीटर. इसमें डायरेक्टली उन्होंने लिस्ट काउंट हमारा दे दिया है. इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इंटू 10 डिविजन्स एंड कोइंसाइड विथ 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल. When jaws are touching each other, the 7 division of vernier scale coincide with the division of main scale and 0 of vernier scale is lying right side of the 0 of main scale. When this vernier is used to measure the length of cylinder, the 0 of vernier scale between 3.1 cm and 3.2 cm and 4th VSD considers a main scale division. The length of such cylinder is VSD is vernier scale division. तो देखिए यहाँ पर हमको एक वर्नियर स्केल के बारे में काफ़ी सारी बातें दी गई हैं. उसका लिस्ट काउंट दिया गया है, कितना डिवीजन वर्नियर स्केल का, कितने डिवीजन ऑफ मेन स्केल से मैथ किया गया है वो भी दिया गया है. लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है दैट वेदर दिस इंस्ट्रूमेंट हैज़ ए जीरो एरर और नॉट वो इस लाइन से आप देख सकते हैं. व्हेन जॉज आर टचिंग ईच अदर द 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल. जैसे ये बात हमको दिखी इसका मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है. और कौन सा जीरो एरर है? एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल. यहाँ से हमको समझ आता है कि जो जीरो एरर है वो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है. अगर ये लेफ्ट साइड में लाई करता तो ये हमारा निगेटिव जीरो एरर होता. तो पॉजिटिव जीरो एरर एंड निगेटिव जीरो एरर. अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है तो पहला काम हमको यही होता है ये समझना कि हमारा पॉजिटिव जीरो एरर है या निगेटिव जीरो एरर, और अगर है तो कितना है. चूँकि ये पॉजिटिव जीरो एरर का केस है तो जो भी डिवीजन मैच कर रहा होगा उसको डायरेक्टली लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हम पॉजिटिव जीरो एरर निकाल देंगे. तो देखो यहाँ पर हमने लिस्ट काउंट चूँकि 1 मिलीमीटर था 7 इंटू
लिस्ट काउंट द लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर। यहाँ पर हमको मेन स्केल का लिस्ट काउंट यानी 1 MSD 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, डायरेक्टली लिस्ट काउंट हमको नहीं दिया हुआ। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हम अगर देखें तो वो हमारा होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। दिस इज द वेरी जनरल फार्मूला, वी शुड रिमेंबर। और 1 VSD कैसे निकालेंगे? तो अगर हमारा n मेन स्केल डिवीजन m वर्नियर स्केल डिवीजन के साथ मैच कर रहा है तो n बाई m इंटू 1 MSD इज गोइंग टू गिव यू 1 VSD। तो यहाँ पर n और m हर क्वेश्चन में अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इंटू 10 डिविजन्स एंड कोइंसाइड विथ 9 डिविजन्स। मतलब इसमें m जो है वो हमारा 10 है और n जो है वो हमारा 9 है। इफ़ यू सिंपली पुट दिस यू कैन गेट द लिस्ट काउंट एज 1/10 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ द सिलेंडर अगर हमको निकालना हो तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग एंड जो भी हमारा जीरो एरर है उसको माइनस करना है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव जीरो एरर है तो यहाँ पर साइन के साथ माइनस करेंगे तो सिंपली सब्ट्रैक्ट होगा। तो इफ़ यू पुट द वैल्यू मेन स्केल 3.1 एंड 3.2 सेंटीमीटर के बीच है, तो 3.1 और 3.2 के बीच में जब भी हमारा जीरो हो तो जो जिसको वो क्रॉस कर चुका है वो 3.1 है, इसलिए हम लोग 3.1 ही लेंगे। फोर्थ VSD कोइंसाइड विद द मेन स्केल, इसलिए 4 इंटू लिस्ट काउंट 1/10 और जो हमारा जीरो एरर था उसको भी यूज कर लेंगे और इस तरीके से ये हमारा जाएगा 3.07 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। लिस्ट वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, इसके अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो आप लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स चैप्टर वाइज हमने अपलोड किए हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं। और ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था। आई होप इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। For more videos like this, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. Now you can also row ab physics से दर कैसा